हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बुक विजडम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की सबसे गहरी और स्थायी किताबों में से एक विक्टर ई फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में जानेंगे। ये किताब इंसान की जिंदगी के मकसद की तलाश क्यों मायने रखती है। ये सिर्फ एक संस्मरण नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है, एक दार्शनिक ध्यान है और हर उस इंसान के लिए एक आध्यात्मिक जीवन रेखा है जिसने कभी पूछा है, मैं यहां क्यों हूं, या जब सब कुछ बिखर जाए तो मैं आगे कैसे बढ़ता रहूं। फ्रैंकल एक मनोचिकित्सक थे, हॉलोकॉस्ट से बचे हुए थे और लोगोथेरेपी के संस्थापक थे। एक ऐसा विचार जो हमें सिखाता है कि इंसान की मुख्य प्रेरणा खुशी या शक्ति नहीं बल्कि मकसद है। ये किताब इंसान की भावना के लचीलेपन का एक प्रमाण है। ये कहानी नाजी यातना शिविरों में इंसान के दुख की सबसे गहरी गहराइयों में पैदा हुई है और फिर भी ये आशा, अंतर्दृष्टि और करुणा से चमकती है। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ आघात का वर्णन नहीं करती बल्कि उसे बदल देती है। आइए संदेश के पीछे के इंसान को समझने से शुरू करते हैं। विक्टर फ्रैंकल का जन्म 1905 में वियना में हुआ था। वो मेडिसिन और मनोविज्ञान के एक होशियार छात्र थे जो फ्रॉइड और एडलर से बहुत प्रभावित थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। जब वो 30 साल के थे तब तक उन्होंने लोगोथेरेपी की नींव रख दी थी, एक चिकित्सीय दृष्टिकोण जो इंसान की मुख्य प्रेरणा के रूप में मकसद की तलाश पर जोर देता था। लेकिन फिर हॉलोकॉस्ट आया। 1942 में फ्रैंकल को अपनी पत्नी, माता-पिता और भाई के साथ एक यातना शिविर में भेज दिया गया। अगले 3 सालों में उन्होंने अकल्पनीय दुख झेला। उनकी पत्नी, उनके माता-पिता और उनके भाई सभी मारे गए। वो ऑशविट्स, डचाऊ और अन्य शिविरों से बच गए और उन्होंने इंसान की क्रूरता की गहराइयों और इंसान के साहस की ऊंचाइयों को सीधे देखा। आज़ादी के बाद फ्रैंकल वियना लौट आए और सिर्फ 9 दिनों में मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी। ये 1946 में प्रकाशित हुई और तब से इसकी 24 से ज़्यादा भाषाओं में 12 मिलियन से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। इसे अमेरिका की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक कहा जाता है और अक्सर थेरेपिस्ट, शिक्षक और आध्यात्मिक नेता इसकी सलाह देते हैं। तो इस किताब को इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? सबसे पहले ये बहुत ही व्यक्तिगत है। फ्रैंकल एक अलग-थलग दर्शक के रूप में नहीं लिखते हैं। वो एक ऐसे इंसान की तरह लिखते हैं जिसने नर्क जैसी जिंदगी जी और एक मैसेज लेकर वापस आए। वो कैंप्स की भयानक सच्चाइयों को छुपाते नहीं हैं, लेकिन उन पर अटके भी नहीं रहते। इसके बजाय वो इस बात पर फोकस करते हैं कि उन अनुभवों ने उन्हें क्या सिखाया और वे हमें क्या सिखा सकते हैं। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल है। फ्रैंकल हमें जिंदगी, दुख और खुशी के बारे में अपनी सोच पर फिर से सोचने के लिए चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब हमें आराम या सफलता में नहीं मिलता, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे हम जिंदगी की चुनौतियों के जवाब में बनाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि सबसे मुश्किल हालातों में भी हम अपना नज़रिया चुन सकते हैं, हम मकसद ढूंढना चुन सकते हैं। तीसरा, ये बहुत प्रैक्टिकल है। फ्रैंकल की बातें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं हैं, वे जीने के लिए टूल्स हैं। वो निराशा, ट्रॉमा और ज़िंदगी के संकट से निपटने के लिए एक रोड मैप देते हैं। वो हमारे दर्द के लिए हमें शब्द देते हैं और हमारे ठीक होने के लिए एक फ्रेमवर्क देते हैं। आज की दुनिया में जहां एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अकेलापन बहुत ज़्यादा है, मैन सर्च फॉर मीनिंग पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे उस हिस्से से बात करती है जो गहराई, दिशा और इज्जत चाहता है। ये हमें याद दिलाती है कि हम किस्मत के सिर्फ शिकार नहीं हैं, बल्कि हम मकसद की तलाश में एक्टिव हिस्सेदार हैं। तो चाहे आप किसी पर्सनल संकट से गुजर रहे हों, खोया हुआ या बिना दिशा के महसूस कर रहे हों, या बस इंसान की हालत के बारे में जानने को उत्सुक हों, ये किताब आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगी। आगे के चैप्टर्स में हम फ्रैंकल के साथ ऑशविट्स के दरवाज़ों से, मन के गलियारों से और मतलब के दिल तक चलेंगे। हम उनके अनुभवों, उनकी बातों और उनकी शिक्षाओं को समझेंगे। हम इस बात पर सोचेंगे कि दुख सहने, प्यार करने, चुनने और मकसद के साथ जीने का क्या मतलब है। फ्रैंकल की यात्रा शुरू होती है गिरफ्तारी और ऑशविट्स में आगमन से। ये 1942 का साल है। विक्टर फ्रैंकल वियना में एक सम्मानित मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने थेरेपी का एक नया रूप, लोगोथेरेपी, विकसित किया है और अभी-अभी एक पांडुलिपि लिखना पूरा किया है जिसके बारे में उनका मानना है कि ये दुनिया को बदल सकती है। लेकिन उनके आसपास की दुनिया ढह रही है।
नाजियों ने ऑस्ट्रिया पर हमला कर दिया है, यहूदियों को देश निकाला दिया जा रहा है और फ्रैंकल को अपनी पत्नी, माता पिता और भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक यातना शिविर में भेज दिया जाता है। उन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, अपना घर, अपना करियर और अपनी पांडुलिपि, अपने दिमाग को छोड़कर सब कुछ। फ्रैंकल ऑशविट्स पहुंचते हैं, जो इतिहास के सबसे कुख्यात मौत के शिविरों में से एक है। ट्रेन की यात्रा दम घोंटने वाली होती है। सैकड़ों लोग मवेशियों की गाड़ियों में ठूंस दिए जाते हैं, न खाना न पानी, वे नहीं जानते कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब दरवाजे खुलते हैं तो कैदियों का स्वागत भौंकते हुए कुत्तों, चिल्लाते हुए गार्ड और शमशान की भयानक मौजूदगी से होता है। उन्हें चुनाव के लिए लाइन में खड़ा किया जाता है। अधिकारी की उंगली का एक इशारा उनका भाग्य तय करता है। बायां मतलब मौत, दायां मतलब जबरन मजदूरी। फ्रैंकल को दाईं ओर भेजा जाता है। वो शुरुआती चुनाव में बच जाते हैं, लेकिन इसके बाद पहचान को व्यवस्थित रूप से छीन लिया जाता है। कैदियों के बाल मुंडवा दिए जाते हैं, कीटाणुनाशक लगाया जाता है और वर्दी दी जाती है। उनके नामों की जगह नंबर दे दिए जाते हैं। उनके पेशे, उपलब्धियां और रिश्ते यहां कोई मायने नहीं रखते। फ्रैंकल इस पल को एक मनोवैज्ञानिक झटका बताते हैं। ये एहसास कि सब कुछ जाना पहचाना खत्म हो गया है, कि जीवन जैसा वे जानते थे खत्म हो गया है। लेकिन इस अराजकता में भी फ्रैंकल निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि लोग दुख पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। वो देखते हैं कि कुछ लोग जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उम्मीद से चिपके रहते हैं। वो देखते हैं कि जीवित रहना सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, ये मानसिक लचीलेपन के बारे में है। वो लिखते हैं, एक असामान्य स्थिति पर एक असामान्य प्रतिक्रिया सामान्य व्यवहार है। दूसरे शब्दों में, टूटी हुई दुनिया में टूटा हुआ महसूस करना ठीक है। शिविर में पहले कुछ दिन सबसे कठिन होते हैं। कैदी भ्रमित, भयभीत और अभिभूत होते हैं। फ्रैंकल इसे सदमे का चरण कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है, मन का खुद को आघात से बचाने का एक तरीका। लेकिन जल्द ही सदमा उदासीनता में बदल जाता है। कैदी सुन्न हो जाते हैं। वे पिटाई, भूखमरी और मौत पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। वे भावनाओं को दबाना सीख गए, क्योंकि भावनाएं खतरनाक होती हैं। बहुत ज्यादा परवाह करना आपको तोड़ सकता है। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कैदी बिना पलक झपकाए लाशों के ऊपर से गुजरते थे, कैसे वे जमीन से टुकड़े उठाकर खाते थे, कैसे वे सिर्फ एक पतली शर्ट पहनकर जमा देने वाली ठंड सहते थे। लेकिन इस बेपरवाही में भी इंसानियत के पल थे। फ्रैंकल को याद है जब एक साथी कैदी ने उन्हें रोटी का एक टुकड़ा दिया था। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन कैंप में इसका बहुत बड़ा मतलब था। ये इस बात की याद दिलाता था कि दयालुता अभी भी मौजूद है, कि इज्जत यहां भी जिंदा रह सकती है। उन्हें एक सुबह सूरज उगते हुए देखना भी याद है। आसमान रंगों से भरा हुआ था और एक पल के लिए उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें एहसास हुआ कि सुंदरता अभी भी उन तक पहुंच सकती है, कि आत्मा कैद नहीं है। ये पल जीवन रेखा बन गए। फ्रैंकल ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपनी पत्नी की यादें, अपनी पांडुलिपि के बारे में विचार, युद्ध के बाद लेक्चर देने के सपने। उन्होंने अपनी कल्पना को एक पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने बेमतलब के बीच मतलब बनाया। वो लिखते हैं, इंसान की मुक्ति प्यार से और प्यार में है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी जिंदा है या नहीं, लेकिन वो मन ही मन उनसे बात करते थे। उनकी तस्वीर से उन्हें ताकत मिलती थी, उनकी याद से उन्हें मकसद मिलता था। फ्रैंकल ने कैंप की जिंदगी की साइकोलॉजी का अध्ययन करना भी शुरू किया। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई कारण था, जो मानते थे कि उनके पास लौटने के लिए कुछ है, उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी, वे जल्द ही कमजोर हो गए। वो नीचे को कोट करते हैं, जिसके पास जीने का कोई कारण है, वो लगभग किसी भी तरह की मुश्किल सह सकता है। ये उनके फिलॉसफी की नींव बन गया कि मतलब कोई लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, कि दुख में भी हम अपना रवैया चुन सकते हैं, हम मकसद ढूंढना चुन सकते हैं। फ्रैंकल एक ऐसे आदमी की कहानी बताते हैं जो मानता था कि उसे एक खास तारीख तक आज़ाद कर दिया जाएगा। जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आई और आज़ादी नहीं मिली, उस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी। वो बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद मर गया। फ्रैंकल ने यह पैटर्न बार बार देखा। जब उम्मीद मर जाती है तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। लेकिन फ्रैंकल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने खुद को कैंपों की साइकोलॉजी पर लेक्चर देते हुए सोचा। उन्होंने अपनी पांडुलिपि को छपते हुए देखा। उन्हें विश्वास था कि उनके दुख का कोई मतलब है। इस विश्वास से दर्द कम नहीं हुआ। इसने उन्हें मार पिटाई, भूख या बीमारी से नहीं बचाया।
लेकिन इसने उन्हें सहने का एक कारण दिया। इससे उन्हें एक ऐसी दुनिया में कंट्रोल का एहसास हुआ जो उनसे ये छीनने के लिए बनाई गई थी। फ्रैंकल ने कैदियों के सामने आने वाले नैतिक विकल्पों को भी देखा। कुछ लोग जिंदा रहने के लिए दूसरों से चोरी करते थे, कुछ लोग अपने दोस्तों को धोखा देते थे, लेकिन कुछ लोग अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी शेयर करते थे। कुछ लोग दूसरों की मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते थे। वो लिखते हैं, हम में से सबसे अच्छे लोग वापस नहीं लौटी। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने अपनी इंसानियत बनाए रखी वे अक्सर मारे गए, लेकिन उनका उदाहरण जिंदा रहा। उनकी हिम्मत एक रोशनी बन गई। फ्रैंकल उन लोगों को जज नहीं करते जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों से समझौता किया। वो समझते हैं कि जिंदा रहने के लिए ये सेक्शन कॉन्सेंट्रेशन कैंप में कैदियों के साइकोलॉजिकल बदलाव को बताता है कि कैसे उनके दिमाग ने बहुत ज्यादा दुख को सहा और फ्रैंकल ने इन बदलावों को देखकर क्या सीखा। मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल सिर्फ घटनाओं को बताते नहीं हैं, बल्कि उनका एनालिसिस भी करते हैं। वो युद्ध से पहले एक साइकाइट्रिस्ट थे और कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर भी वो इंसानी व्यवहार के एक तेज ऑब्जर्वर बने रहे। उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला और आंखें खोलने वाला दोनों था। फ्रैंकल ने 3 साइकोलॉजिकल फेज बताए जो कैदियों ने कैंप में अपने समय के दौरान अनुभव किए। शॉक, पहुंचने पर रिएक्शन। उदासीनता, कैद के दौरान भावनाओं का सुन्न हो जाना। डीपर्सनलाइजेशन, आजादी के बाद का साइकोलॉजिकल असर। आइए हर फेज को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहला फेज है शॉक। पहला फेज उसी पल शुरू हुआ जब कैदी कैंप में पहुंचे। कल्पना कीजिए कि आप कई दिनों तक एक बंद मवेशी गाड़ी में यात्रा करने के बाद ट्रेन से उतर रहे हैं। आप चारों ओर से हथियार बंद गार्ड, भौंकते हुए कुत्ते और जलते हुए मांस की गंध से घिरे हुए हैं। आपके कपड़े, आपका सामान, आपका नाम सब छीन लिया जाता है। आपको एक नंबर दिया जाता है। यह साइकोलॉजिकल शॉक है। फ्रैंकल इसे एक तरह का मानसिक लकवा बताते हैं। दिमाग ये समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। यह बहुत अवास्तविक, बहुत क्रूर है। कई कैदी इनकार करते रहे। उन्होंने खुद से कहा कि यह एक लेबर कैंप है, डेथ कैंप नहीं। उन्हें विश्वास था कि वे अपने परिवारों से फिर से मिलेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि यह सब एक गलती है। लेकिन सच्चाई जल्दी ही सामने आ गई। फ्रैंकल को वो पल याद है जब उन्होंने शमशान की चिमनी देखी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ आए कई लोग पहले ही मर चुके थे। शॉक शून्यपन में बदल गया। दिमाग ने खुद को बचाने के लिए काम करना बंद कर दिया। कुछ कैदी गिर पड़े, कुछ बहुत ज्यादा अलर्ट हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से सुन्न हो गए। उन्होंने रिएक्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने महसूस करना बंद कर दिया। फ्रैंकल लिखते हैं, ऑश्विट्ज का कैदी कम से कम कैद के शुरुआती दौर में मौत से नहीं डरता था। कुछ दिनों के बाद तो गैस चैम्बर भी उसके लिए अपना डर खो चुके थे। ये उदासीनता नहीं है, ये जिंदा रहना है। दिमाग भावनाओं को कम करके ट्रॉमा से निपटता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। दूसरा फेज है उदासीनता। शुरुआती शौक खत्म होने के बाद कैदी दूसरे फेज उदासीनता में चले गए। ये सबसे लंबा और सबसे खतरनाक फेज था। इसमें भावनाओं का सुन्न होना, अलगाव और हार मान लेना शामिल था। फ्रैंकल बताते हैं कि कैसे कैदियों ने परवाह करना बंद कर दिया। उन्होंने मार पिटाई, भूख और मौत पर रिएक्ट करना बंद कर दिया था। उन्होंने भावनाओं को दबाना सीख लिया था, क्योंकि भावनाएं दर्दनाक थीं। बहुत ज्यादा परवाह करना आपको तोड़ सकता था। वो लिखते हैं कि उदासीनता, भावनाओं का सुन्न हो जाना और ये महसूस होना कि अब किसी चीज की परवाह नहीं कर सकते, ये आत्मरक्षा का जरूरी तरीका था। कैदी अपने दुख और दूसरों के दुख के प्रति उदासीन हो गए थे। वे बिना पलक झपकाए लाशों के ऊपर से गुजर जाते थे। वे बिना आंसू बहाए फांसी देखते थे। वे बिना शर्म के जमीन से टुकड़े उठाकर खाते थे। लेकिन इस उदासीनता में भी फ्रैंकल ने इंसानियत की झलक देखी। वो एक कैदी की कहानी बताते हैं जिसने अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा दूसरे को दे दिया। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने मरते हुए आदमी के कान में सांत्वना के शब्द फुसफुसाए। ये पल दुर्लभ थे, लेकिन वे असली थे। उन्होंने साबित किया कि घोर निराशा में भी लोग दया चुन सकते हैं। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि कैदी मानसिक रूप से कैसे मुकाबला करते थे। कुछ यादों में खो जाते थे। वे अपने प्रियजनों, पिछली उपलब्धियों या खुशी के पलों को याद करते थे। दूसरे कल्पनाओं में खो जाते थे। आज़ादी, बदला या भविष्य की सफलता की कल्पना करते थे।
फ्रैंकल ने खुद विजुअलाइजेशन को जिंदा रहने के एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को कैंपों के मनोविज्ञान पर लेक्चर देते हुए कल्पना की। उन्होंने मानसिक रूप से अपनी खोई हुई पांडुलिपि को फिर से लिखा। इन विचारों ने उन्हें मकसद दिया, उन्होंने उन्हें सहने का एक कारण दिया। वो लिखते हैं, जिस कैदी ने भविष्य में, अपने भविष्य में विश्वास खो दिया था, वो बर्बाद हो गया था। आशा कोई विलासिता नहीं थी, ये जीवन रेखा थी। फ्रैंकल ने देखा कि जिन कैदियों को विश्वास था कि उनके पास जीने के लिए कुछ है, चाहे वो बच्चा हो, जीवन साथी हो या अधूरा काम हो, उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा थी। जिन्होंने उम्मीद खो दी, वे जल्दी खराब हो गए। वो एक ऐसे आदमी की कहानी बताते हैं जिसे विश्वास था कि उसे एक खास तारीख तक आज़ाद कर दिया जाएगा। जैसे जैसे वो तारीख नज़दीक आई और कोई आज़ादी नहीं मिली, उस आदमी ने उम्मीद खो दी। वो बीमार पड़ गया और कुछ ही समय बाद मर गया। फ्रैंकल ने ये पैटर्न बार बार देखा। जब उम्मीद मर जाती थी तो शरीर भी साथ छोड़ देता था। तीसरा फेज है डीपर्सनलाइजेशन। तीसरा चरण आज़ादी के बाद आया। जब आखिरकार सब कैदी कैंप आज़ाद हुए तो कैदियों ने तुरंत खुशी नहीं मनाई। वे सड़कों पर नहीं दौड़े या अपने बचाने वालों को गले नहीं लगाया। कई सुन्न थे, दूसरे शक कर रहे थे, कुछ गुस्से में थे। फ्रैंकल इसे डीपर्सनलाइजेशन बताते हैं, एक अवास्तविकता का एहसास। कैंप के बाहर की दुनिया अनजान लग रही थी, आज़ादी खतरनाक लग रही थी, खुशी असंभव लग रही थी। वो लिखते हैं, जो आदमी कैंप से आज़ाद हुआ है वो आज़ादी के लिए तैयार नहीं है। कई सर्वाइवर्स को दोबारा समाज में घुलने मिलने में मुश्किल हुई। उन्हें समाज से कटा हुआ महसूस हुआ। वे उन लोगों से जुड़ नहीं पाए जिन्होंने दुख नहीं झेला था। वे गिल्ट महसूस करते थे, सर्वाइवर का गिल्ट, नैतिक गिल्ट, इमोशनल गिल्ट। कुछ लोग यादों से परेशान थे, दूसरे गुस्से से भरे हुए थे। फ्रैंकल खुद भी इसी तरह महसूस करते थे। चलिए आगे जानते हैं, फ्रैंकल ने अकल्पनीय दुख के बीच मतलब कैसे ढूंढा और कैसे वो मतलब उनके मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक जीवन का आधार बना। आइए मतलब के बारे में बात करें। इसे एक लग्जरी नहीं बल्कि जीवन रेखा के तौर पर देखें। कॉन्सेंट्रेशन कैंप में विक्टर फ्रैंकल ने ऐसे दुख देखे जो समझ से परे थे। भूख, यातना, अपमान, मौत, हर दिन एक लड़ाई थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि दिमागी संतुलन बनाए रखने के लिए भी। और फिर भी इस भयानक माहौल के बीच फ्रैंकल ने कुछ असाधारण खोजा कि सबसे निराशाजनक हालात में भी इंसान मतलब ढूंढ सकते हैं। ये कोई दार्शनिक विचार नहीं था, ये एक अनुभव था। फ्रैंकल लिखते हैं, दुख उसी पल दुख नहीं रहता जब उसे कोई मतलब मिल जाता है। ये वाक्य इस किताब की जान है। ये दर्द से बचने के बारे में नहीं है, ये उसे बदलने के बारे में है। तो फ्रैंकल ने कैंप में मतलब कैसे ढूंढा? उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जिन कैदियों के पास जीने का कोई कारण था, जिन्हें विश्वास था कि उनके पास वापस जाने के लिए कुछ है, वे ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने वही शारीरिक कठिनाइयां झेलीं, लेकिन उनका मन एक मकसद से जुड़ा हुआ था। फ्रैंकल खुद भी मतलब के कई सोर्स से जुड़े रहे। एक था उनकी पत्नी के लिए उनका प्यार। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं, वो मन ही मन उससे बात करते थे। वो उसका चेहरा, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी याद करते थे। ये यादें पवित्र बन गई। उन्होंने उन्हें ताकत दी। वो लिखते हैं, प्यार अपने प्रिय व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व से कहीं आगे जाता है। ये अपना सबसे गहरा मतलब उसके आध्यात्मिक अस्तित्व, उसके अंदरूनी स्व में पाता है। मतलब का एक और सोर्स उनकी पांडुलिपि थी, वो किताब जो उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले लिखी थी। ऑशविट्स पहुंचने पर उसे जब्त कर लिया गया था, लेकिन फ्रैंकल ने उसे मरने नहीं दिया। उन्होंने मानसिक रूप से उसे फिर से बनाना शुरू किया। मन में उसके अंशों को फिर से लिखा, युद्ध के बाद दिए जाने वाले लेक्चर की कल्पना की। बनाने का ये काम एक तरह का विरोध बन गया। इसने उन्हें याद दिलाया कि वो अभी भी एक विचारक, एक हीलर, एक टीचर हैं, कि उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ है। फ्रैंकल ने दूसरों की मदद करने में भी मतलब ढूंढा। वो साथी कैदियों को दिलासा देते थे, अपनी बातें शेयर करते थे और उम्मीद देते थे। सुनने, हिम्मत बढ़ाने या रोटी का एक टुकड़ा शेयर करने जैसे छोटे छोटे काम भी सार्थक बन गए। वो लिखते हैं, जिस तरह से एक आदमी अपनी किस्मत और उससे होने वाले सभी दुखों को स्वीकार करता है, वो उसे सबसे मुश्किल हालात में भी अपनी जिंदगी में एक गहरा मतलब जोड़ने का भरपूर मौका देता है। इसे फ्रैंकल ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं। दुख
अपराध बोध या मौत के बावजूद उम्मीद बनाए रखने की क्षमता। ये भोली भाली पॉजिटिविटी नहीं है, ये हिम्मत वाला रियलिज्म है। ये तय करना है कि भले ही ये दुख दे रहा है, मैं इसे मुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। फ्रैंकल का मानना था कि अगर दुख से विकास, समझ या सेवा मिलती है तो वह सार्थक हो सकता है। उन्होंने दर्द को रोमांटिक नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इसे बेकार नहीं होने दिया। वो एक साथी कैदी की कहानी बताते हैं जो आत्महत्या करने वाला था। उस आदमी ने सब कुछ खो दिया था और उसे जीने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में अभी क्या सार्थक है? उस आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है। इसी एहसास ने उसे बचा लिया। यही लोगोथेरेपी का सार है, फ्रैंकल का थेरेप्यूटिक तरीका। ये नहीं पूछता कि मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं, ये पूछता है जिंदगी मुझसे क्या चाहती है। फ्रैंकल का मानना था कि मतलब 3 तरह से पाया जा सकता है: काम के जरिए, कुछ महत्वपूर्ण करके; प्यार के जरिए, दूसरे इंसान की देखभाल करके; दुख के जरिए, दर्द में विकास पाकर। कैंप में काम अक्सर बेकार होता था, गड्ढे खोदना और फिर उन्हें फिर से भरना। लेकिन फ्रैंकल ने मानसिक काम में मतलब पाया, सोच में, कल्पना में, यादों में। प्यार भी विकृत हो गया था, परिवार टूट गए थे, रिश्ते खत्म हो गए थे, लेकिन फ्रैंकल ने यादों में प्यार पाया, आध्यात्मिक जुड़ाव में, इस विश्वास में कि प्यार मौत से परे है। और दुख हर जगह था, लेकिन फ्रैंकल ने इसे एक चुनौती के रूप में देखना चुना, एक परीक्षा के रूप में, गहरी समझ के रास्ते के रूप में। वे लिखते हैं, अगर जिंदगी में कोई मतलब है तो दुख में भी मतलब होना चाहिए। ये विचार रैडिकल है। ये हमें खुशी के बारे में सिखाई गई हर चीज को चुनौती देता है। ये कहता है कि संतुष्टि आसानी से नहीं मिलती, ये जुड़ाव से मिलती है, जिम्मेदारी से, मकसद से। फ्रैंकल अस्तित्वगत खालीपन के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। खालीपन का एहसास जो तब होता है जब हमारे पास मतलब की कमी होती है। उन्होंने इसे कैंप में देखा, लेकिन युद्ध के बाद के समाज में भी। जो लोग कैंप से बच गए थे वे अक्सर डिप्रेशन, नशे की लत या शून्यवाद से जूझते थे। वे अपना क्यों खो चुके थे। फ्रैंकल का मानना था कि मॉडर्न जिंदगी, जिसमें खुशी, सफलता और डिस्ट्रैक्शन पर फोकस होता है, अक्सर इस खालीपन की वजह बनती है। हम आराम के पीछे भागते हैं लेकिन मकसद को नजरअंदाज कर देते हैं। हम एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं लेकिन खुद के अंदर झांकने से बचते हैं। वे लिखते हैं, इंसान दुख से खत्म नहीं होता, वो बिना मतलब के दुख से खत्म होता है। तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मतलब जरूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। इसका मतलब है कि हमें खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं दर्द से कैसे बचूं, बल्कि ये पूछना चाहिए कि मैं दर्द का सामना मकसद के साथ कैसे कर सकता हूं। इसका मतलब है कि सबसे बुरे मौके में भी हमारे पास एक चॉइस होती है। हम अपना रवैया चुन सकते हैं, हम अपना जवाब चुन सकते हैं, हम चुन सकते हैं। प्यार क्या मायने रखता है? आइए प्यार के बारे में बात करते हैं, रोमांस के तौर पर नहीं बल्कि मुक्ति के तौर पर। ऑशविट्स के सबसे भयानक कोनों में विक्टर फ्रैंकल ने पाया कि प्यार एक जीवन रेखा हो सकता है। शारीरिक प्यार नहीं, यहां तक कि आपसी प्यार भी नहीं, बल्कि उस तरह का प्यार जो मौजूदगी, समय और यहां तक कि मौत से भी परे हो। फ्रैंकल लिखते हैं, प्यार वो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा लक्ष्य है जिसकी इंसान इच्छा कर सकता है। ये सुनने में काव्यात्मक लग सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप के संदर्भ में ये क्रांतिकारी था, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जहां इंसानियत को छीनने के लिए डिजाइन किया गया था, फ्रैंकल ने पाया कि प्यार इसे वापस ला सकता है। वो अक्सर अपनी पत्नी के बारे में सोचते थे। उसका नाम टिली था। नाज़ियों द्वारा अलग किए जाने से पहले उनकी शादी कुछ ही समय पहले हुई थी। फ्रैंकल को नहीं पता था कि वो जिंदा है या नहीं। उनके पास उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसकी यादें उनका सहारा बन गई। वो कैंप में थके हुए और ठंड से कांपते हुए बर्फ में काम करने के लिए मजबूर होने का वर्णन करते हैं, और उन पलों में वो मन ही मन उससे बातें करते थे। वो उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, उसकी गर्माहट को याद करते थे। और अचानक दर्द कम हो जाता, ठंड कम हो जाती, दुख सहने लायक हो जाता। वो लिखते हैं, मैंने उस सबसे बड़े रहस्य का मतलब समझा जो इंसानी कविता और इंसानी सोच और विश्वास हमें सिखाते हैं। इंसान की मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में है। ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं थीं, ये आध्यात्मिक सहारा था। फ्रैंकल को एहसास हुआ कि प्रियजन की गैर मौजूदगी में भी प्यार सच्चा हो सकता है,
कि प्यार करने का काम, किसी को अपने दिल में रखने का काम, जिंदगी को मायने देने के लिए काफी है। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी कि टिली जिंदा है या नहीं। उन्हें उसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके मन में वो उनके साथ थी और उस मौजूदगी ने उन्हें ताकत दी। फ्रैंकल का अनुभव प्यार के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है। हम अक्सर प्यार को ऐसी चीज मानते हैं जिसे बदला जाना चाहिए, व्यक्त किया जाना चाहिए या पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन फ्रैंकल हमें दिखाते हैं कि प्यार अंदरूनी भी होता है। ये आत्मा का रिश्ता है। ये एक ऐसा जुड़ाव है जो हालात पर निर्भर नहीं करता। वो लिखते हैं, अगर मुझे पता भी होता कि वो मर चुकी है, तो भी मुझे लगता है कि मैं खुद को बिना बदले हुए समर्पण और प्यार के साथ उसकी छवि को समर्पित कर देता। इस तरह का प्यार कमजोर नहीं होता, ये अटूट होता है। ये फिजिकल नजदीकी पर निर्भर नहीं करता, ये यादों, कल्पना और आत्मा में रहता है। फ्रैंकल ने यह भी देखा कि प्यार ने दूसरे कैदियों पर कैसे असर डाला। जिनके पास जीने के लिए कोई था, पति पत्नी, बच्चा, माता पिता, वे अक्सर ज्यादा सहन कर पाते थे। उनके पास जिंदा रहने का एक कारण था, निराशा से लड़ने का एक कारण। वो एक ऐसे आदमी की कहानी बताते हैं जो आत्महत्या करने वाला था, जब तक उसे अपनी बेटी की याद नहीं आई। उस याद में उसे मकसद दिया। इसने उसे याद दिलाया कि उसकी जिंदगी मायने रखती है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि किसी और के लिए भी। फ्रैंकल का मानना था कि प्यार जिंदगी के मायने ढूंढने के 3 मुख्य रास्ते हैं। दूसरे थे काम और दुख, लेकिन उन्होंने कहा कि प्यार सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि प्यार हमें खुद से बड़ी किसी चीज से जोड़ता है। यह हमें अकेलेपन से बाहर निकालता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम रिश्तों, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के जाल का हिस्सा है। यहां तक कि कैंपों में भी, जहां सब कुछ छीन लिया गया था, प्यार बना रहा। इसे जब्त नहीं किया जा सकता था, इसे पीटा नहीं जा सकता था, इसे जलाया नहीं जा सकता था। प्यार पर फ्रैंकल के विचार भावुक नहीं हैं, वे अस्तित्व से जुड़े हैं। वो रोमांस के बारे में नहीं लिख रहे हैं, वो जिंदा रहने के बारे में लिख रहे हैं। अराजकता के बीच आत्मा को सहारा देने वाली प्यार की शक्ति के बारे में। वो लिखते हैं, कोई भी इंसान दूसरे इंसान के असली सार को तब तक पूरी तरह से नहीं जान सकता जब तक वो उससे प्यार ना करे। इस समझ के गहरे मायने हैं। इसका मतलब है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये देखने का एक तरीका है, जानने का एक तरीका, दूसरे इंसान की कीमत को समझने का एक तरीका। और दूसरे को समझने में हम खुद को समझते हैं। फ्रैंकल का अपनी पत्नी के लिए प्यार ने न सिर्फ उन्हें जिंदा रहने में मदद की, बल्कि उन्हें इंसान बने रहने में भी मदद की। इसने उन्हें याद दिलाया कि वे कौन थे, वे किस चीज को अहमियत देते थे, वे किस चीज की उम्मीद करते थे। इसने उन्हें ऐसी जगह पर इज्जत दी जो इसे खत्म करने के लिए बनाई गई थी। और यही हम सभी के लिए सबक है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक ताकत है, मायने का एक जरिया, एक आध्यात्मिक सहारा। चाहे हम बीमारी, नुकसान, अकेलेपन या अनिश्चितता का सामना कर रहे हों, प्यार हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। ये हमें सहारा दे सकता है, ये हमें बदल सकता है। फ्रैंकल की कहानी हमें ये पूछने के लिए प्रेरित करती है, मैं किससे प्यार करता हूं? मेरी जिंदगी को कौन मतलब देता है? किसकी याद, मौजूदगी या उम्मीद मुझे मजबूत बनाती है? और ये हमें याद दिलाती है कि जब सब कुछ छीन लिया जाता है। लोगोथेरेपी, साइकोलॉजी का एक नया तरीका। आइए विक्टर फ्रैंकल के दिमाग में झांकते हैं, एक कैदी के तौर पर नहीं, बल्कि एक साइकियाट्रिस्ट के तौर पर। कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचने के बाद फ्रैंकल सिर्फ अपने पुराने जिंदगी में वापस नहीं लौटे, वो एक मिशन के साथ लौटे। इंसान की भावना के बारे में उन्होंने जो कुछ सीखा था उसे शेयर करना और मेंटल हेल्थ, दुख और मकसद के बारे में सोचने का एक नया तरीका बताना। वो मिशन लोगोथेरेपी बन गया, अस्तित्ववादी विश्लेषण का एक रूप जो इंसान की जिंदगी के केंद्र में मतलब की तलाश को रखता है। फ्रैंकल का मानना था कि इंसान की मुख्य प्रेरणा खुशी नहीं है, जैसा कि फ्राइड ने कहा था, और न ही ताकत, जैसा कि एडलर ने बताया था, बल्कि ये मतलब है। हम इस बात से प्रेरित नहीं होते कि कैसा महसूस होता है। लोगोथेरेपी के केस स्टडीज और एप्लीकेशन क्या है, आगे जानते हैं। असल जिंदगी के उदाहरणों को देखेगा कि कैसे फ्रैंकल की फिलॉसफी ने लोगों को निराशा, दुख, लत और अस्तित्व के संकट से उभरने में मदद की। ये लोगोथेरेपी के असल जिंदगी के एप्लीकेशन को देखता है। फ्रैंकल ने अपनी फिलॉसफी का इस्तेमाल लोगों को निराशा, दुख, लत और अस्तित्व के खालीपन से बाहर निकालने में कैसे किया। आइए थियरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं।
विक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ लोगोथेरेपी को एब्स्ट्रैक्ट में ही डेवलप नहीं किया, उन्होंने इसे लागू भी किया। पहले खुद पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और बाद में अपनी साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में हजारों मरीजों पर। उन्होंने जो खोजा वो बहुत गहरा था। जब लोग मकसद से फिर से जुड़ते हैं तो वे अपनी ताकत को फिर से पाते हैं। फ्रैंकल का तरीका बचपन के ट्रॉमा का एनालिसिस करने या अनकॉन्शियस इच्छाओं को खोजने के बारे में नहीं था, ये एक पावरफुल सवाल पूछने के बारे में था, आपके जीने का कारण क्या है। आइए किताब में उनके द्वारा शेयर किए गए कुछ मामलों को देखें। हर एक मकसद की हीलिंग पावर का सबूत है। दुखी विधुर। फ्रैंकल के मरीजों में से एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपनी पत्नी को खो दिया था। वो दुख से भरा हुआ था और आगे जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे खालीपन, अकेलापन और बिना मकसद के महसूस हो रहा था। आराम देने या ध्यान भटकाने के बजाय फ्रैंकल ने एक सवाल पूछा, क्या होता अगर आप पहले मर जाते और आपकी पत्नी जिंदा रहती? आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा, उसे बहुत दुख होता। फ्रैंकल ने जवाब दिया, तो आपका दुख उसे उस दर्द से बचाता है। आदमी चुप हो गया और फिर उसने सिर हिलाया। उसका दुख खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो बदल गया। ये मीनिंगफुल बन गया। उसे एहसास हुआ कि उसका दर्द प्यार की एक अभिव्यक्ति है, कि उसके दुख का कोई मोल है। यही लोगोथेरेपी का सार है। ये दर्द को खत्म नहीं करता, ये उसे एक मकसद देता है। आत्महत्या करने वाला पिता। एक और मरीज एक ऐसा आदमी था जिसने सारी उम्मीद खो दी थी। वो आत्महत्या करने वाला था और उसे जीने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, क्या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आप जिम्मेदार महसूस करते हैं? आदमी हिचकिचाया, फिर उसने कहा, मेरे बच्चे। फ्रैंकल ने झुककर कहा, तो तुम्हारी जिंदगी का मतलब है, तुम्हारी जरूरत है। इस एहसास ने सब कुछ बदल दिया। आदमी को दवा की जरूरत नहीं थी, उसे कारण की जरूरत थी। उसे ये याद रखने की जरूरत थी कि उसका अस्तित्व किसी और के लिए मायने रखता है। फ्रैंकल को मानना था कि जिम्मेदारी जिंदगी के मकसद के सबसे ताकतवर सोर्सेज में से एक है। जब हमें लगता है कि हमारी जरूरत है तो हम जिंदा महसूस करते हैं। निराश छात्र। फ्रैंकल ने उन युवाओं के साथ भी काम किया जो खोया हुआ महसूस कर रहे थे। एक छात्र उनके पास बोरियत, चिंता और दिशा की कमी की शिकायत लेकर आया। उसके पास सब कुछ था, शिक्षा, अवसर, आजादी, लेकिन वो खालीपन महसूस कर रहा था। फ्रैंकल ने उसे अस्तित्वगत खालीपन से पीड़ित पाया, एक ऐसी स्थिति जो उन्होंने आधुनिक समाज में अक्सर देखी थी। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक संकट है। ये महसूस करना है कि जिंदगी बेकार है। फ्रैंकल ने उसे गोलियां नहीं दी, उन्होंने उसे मकसद दिया। उन्होंने छात्र से अपने मूल्यों, जुनून और लक्ष्यों पर सोचने के लिए कहा। उन्होंने उसे वॉलंटियर करने, कुछ बनाने, सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे छात्र जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। उसे दूसरों की मदद करने में, सीखने में, आगे बढ़ने में मकसद मिला। फ्रैंकल लिखते हैं कि इंसान को असल में तनाव मुक्त स्थिति की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे मकसद के लिए कोशिश करने और संघर्ष करने की जरूरत है। हमें आराम की जरूरत नहीं है, हमें चुनौती की जरूरत है। हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों की जरूरत नहीं है, हमें दिशा की जरूरत है। थका हुआ डॉक्टर। फ्रैंकल के सबसे मशहूर मामलों में से एक डॉक्टर का था जो बहुत ज्यादा काम से थक गया था। उसने अपने काम में दिलचस्पी खो दी थी और रूटीन में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो सफल था लेकिन दुखी था। फ्रैंकल ने उससे पूछा, तुम डॉक्टर क्यों बने? आदमी ने कहा, लोगों की मदद करने के लिए। फ्रैंकल ने जवाब दिया, तो आज एक इंसान की मदद करो, बस एक की, और प्यार से करो। डॉक्टर अपने असली मकसद से फिर से जुड़ने लगा। उसने मरीजों को काम के तौर पर देखना बंद कर दिया और उन्हें इंसान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। उसकी थकान कम हो गई, इसलिए नहीं कि उसका वर्कलोड बदल गया, बल्कि इसलिए कि उसकी सोच बदल गई। फ्रैंकल का मानना था कि मकसद हमें ये करने में नहीं मिलता कि हम क्या करते हैं, ये हमें ये करने में मिलता है कि हम इसे कैसे करते हैं, जिस रवैये से हम करते हैं, जिस इरादे से हम करते हैं। नजरिए को बदलने की ताकत। लोगोथेरेपी नजरिए को बदलने की ताकत पर बनी है, दुख को एक नए नजरिए से देखना। फ्रैंकल लिखते हैं, जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। ये सिर्फ एक चालाक कहावत नहीं है, ये जीने की एक रणनीति है।
कैंप में फ्रैंकल अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वो अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते थे। वो निराशा के बजाय गरिमा चुन सकता था। वो निष्क्रियता के बजाय मकसद चुन सकता था। उसने अपने मरीजों को भी ऐसा ही करना सिखाया। जिस आदमी की नौकरी चली गई, वो इसे एक नाकामी मान सकता है या खुद को फिर से बनाने का एक मौका। जो औरत बीमार है, वो इसे सजा मान सकती है या अपने रिश्तों को गहरा करने का एक मौका। जो टीनेजर अपनी पहचान को लेकर परेशान है, वो इसे कन्फ्यूजन मान सकता है या खोज की एक यात्रा। लोगोथेरेपी आसान जवाब नहीं देती, ये हिम्मत देने वाले सवाल पूछती है। जिम्मेदारी की भूमिका। फ्रैंकल ने इस बात पर जोर दिया कि मतलब सिर्फ पर्सनल संतुष्टि के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है। वो लिखते हैं, जिंदगी का मतलब आखिरकार अपनी समस्याओं का सही जवाब ढूंढने और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी लेना है। लोगोथेरेपी के केस स्टडीज और एप्लीकेशन। ये टॉपिक असल जिंदगी के उदाहरणों को देखेगा कि कैसे फ्रैंकल की फिलॉसफी ने लोगों को निराशा, लत और अस्तित्व के संकट से उभरने में मदद की। ये टॉपिक लोगोथेरेपी के असल जिंदगी के एप्लीकेशन को देखता है। फ्रैंकल ने अपनी फिलॉसफी का इस्तेमाल लोगों को निराशा, दुख, लत और अस्तित्व के खालीपन से बाहर निकालने में कैसे किया। आइए थ्योरी से प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने सिर्फ लोगोथेरेपी को एब्स्ट्रैक्ट में ही डेवलप नहीं किया, उन्होंने इसे लागू भी किया, पहले खुद पर कंसंट्रेशन कैंप में और बाद में अपनी साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में हजारों मरीजों पर। उन्होंने जो खोजा वो बहुत गहरा था। जब लोग मकसद से फिर से जुड़ते हैं तो वे अपनी ताकत को फिर से पाते हैं। फ्रैंकल का तरीका बचपन के ट्रॉमा का एनालिसिस करने या अनकॉन्शियस इच्छाओं को खोजने के बारे में नहीं था, ये एक शक्तिशाली सवाल पूछने के बारे में था। आपके जीने का कारण क्या है? फ्रैंकल लिखते हैं, इंसान को असल में तनाव मुक्त स्थिति की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छे मकसद के लिए कोशिश करने और संघर्ष करने की जरूरत है। हमें आराम की जरूरत नहीं है, हमें चुनौती की जरूरत है। हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों की जरूरत नहीं है, हमें दिशा की जरूरत है। डॉक्टर फ्रैंकल आगे लिखते हैं, जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। ये सिर्फ एक चालाक कहावत नहीं है, ये जीने की एक रणनीति है। कैंप में डॉक्टर फ्रैंकल अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते थे, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते थे। वे निराशा के बजाय गरिमा चुन सकते थे, वे निष्क्रियता के बजाय मकसद चुन सकते थे। उसने अपने मरीजों को भी ऐसा ही करना सिखाया। जिस आदमी की नौकरी चली गई, वे इसे एक नाकामी मान सकता है या खुद को फिर से बनाने का एक मौका। जो औरत बीमार है, वे इसे सजा मान सकती है या अपने रिश्तों को गहरा करने का एक मौका। जो टीनेजर अपनी पहचान को लेकर परेशान है, वे इसे कन्फ्यूजन मान सकता है या खोज की एक यात्रा। लोगोथेरेपी आसान जवाब नहीं देती, ये हिम्मत देने वाले सवाल पूछती है। जिम्मेदारी की भूमिका। फ्रैंकल ने इस बात पर जोर दिया कि मतलब सिर्फ पर्सनल संतुष्टि के बारे में नहीं है, ये जिम्मेदारी के बारे में है। वो लिखते हैं, जिंदगी का मतलब आखिरकार अपनी समस्याओं का सही जवाब ढूंढने और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी लेना है। इंसानी विकास में दुख की भूमिका। आगे हम बात करेंगे कि कैसे फ्रैंकल दुख को बदलाव के रास्ते के तौर पर देखते हैं और कैसे दुखद आशावाद हमें सहने और आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। ये बताता है कि फ्रैंकल दुख को कैसे देखते हैं, इसे टालने वाली चीज के तौर पर नहीं, बल्कि विकास, बदलाव और मतलब खोजने के संभावित रास्ते के तौर पर। आइए दुख के बारे में बात करें, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक संभावना के तौर पर। मैन सर्च फॉर मीनिंग में विक्टर फ्रैंकल एक बड़ा दावा करते हैं कि दुख जब सही सोच के साथ देखा जाए तो मतलब का जरिया बन सकता है। इसलिए नहीं कि दर्द अच्छा है, बल्कि इसलिए कि दर्द पर हमारी प्रतिक्रिया ये बता सकती है कि हम असल में कौन हैं। वो लिखते हैं कि अगर जिंदगी में कोई मतलब है तो दुख में भी मतलब होना चाहिए। ये विचार सिर्फ किताबी नहीं है, ये ऑश्विट्ज की आग में गढ़ा गया था। फ्रैंकल ने पुरुषों और महिलाओं को भूख, यातना और मौत सहते देखा। उन्होंने कुछ लोगों को निराशा के बोझ तले दबते देखा और दूसरों को शांत गरिमा के साथ उठते देखा। क्या चीज फर्क डालती है? ये शारीरिक ताकत नहीं थी, ये बुद्धिमत्ता नहीं थी, ये दुख के बीच मतलब खोजने की क्षमता थी। डॉक्टर फ्रैंकल का मानना था कि दुख जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है।
हम सभी नुकसान, बीमारी, निराशा और मौत का सामना करते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वो खुद दुख नहीं है, बल्कि हम उसके साथ क्या करते हैं। वो लिखते हैं कि जब हम किसी स्थिति को बदल नहीं सकते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। यही दुखद आशावाद का सार है। फ्रैंकल का ये शब्द दुख, अपराधबोध या मौत के बावजूद आशावान बने रहने की क्षमता के लिए है। ये अंधाधुंध सकारात्मकता नहीं है, ये साहसी यथार्थवाद है। ये तय करना है कि भले ही इससे दर्द हो, मैं इसे खुद को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक परीक्षा के रूप में दुख। फ्रैंकल दुख को एक चरित्र की परीक्षा के रूप में देखते थे। कैंपों में कैदियों से सब कुछ छीन लिया गया था, संपत्ति, हैसियत, आजादी। जो कुछ बचा था वो उनका अंदरूनी जीवन था, उनका रवैया, उनके चुनाव। वो लिखते हैं कि एक आदमी से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, इंसानी आजादी में से आखिरी चीज, किसी भी हालात में अपना रवैया चुनने की आजादी। ये आजादी बहुत ताकतवर है। इसका मतलब है कि सबसे खराब हालात में भी हम निराशा के बजाय गरिमा चुन सकते हैं, हम क्रूरता के बजाय दया चुन सकते हैं, हम खालीपन के बजाय मतलब चुन सकते हैं। फ्रैंकल ने दुख को रोमांटिक नहीं बनाया। वो जानते थे कि ये बहुत बुरा होता है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये हमारे सबसे गहरे मूल्यों को सामने ला सकता है, कि ये हमें बेहतर बना सकता है, कि ये हमें सिखा सकता है कि सच में क्या मायने रखता है। विकास के रूप में दुख। फ्रैंकल का मानना था कि दुख पर्सनल ग्रोथ का कारण बन सकता है, कि दर्द जब हिम्मत से सामना किया जाए तो हमारी समझ को गहरा कर सकता है, हमारे लचीलेपन को मजबूत कर सकता है और हमारी सहानुभूति बढ़ा सकता है। वो एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसकी नौकरी चली गई और उसे बेकार महसूस हुआ, लेकिन थेरेपी के जरिए उस आदमी को एहसास हुआ कि उसकी पहचान उसके करियर से नहीं जुड़ी थी, ये उसके मूल्यों से जुड़ी थी। उसने वॉलंटियरिंग करना, मेंटोरिंग करना और अपने परिवार से फिर से जुड़ना शुरू कर दिया। उसका दुख बदलाव का एक कारण बन गया। फ्रैंकल लिखते हैं कि किसी तरह से दुख उसी पल दुख नहीं रहता जब उसे कोई मतलब मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्द ढूंढते हैं, इसका मतलब ये है कि हम दर्द को बेकार नहीं रहने देते। इसका मतलब ये है कि हम पूछते हैं कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं किसकी मदद कर सकता हूं। जिम्मेदारी के रूप में दुख। फ्रैंकल ने इस बात पर जोर दिया कि दुख हमें अपनी सोच, अपने कामों और अपनी विरासत के लिए जिम्मेदारी लेने का मौका देता है। वे लिखते हैं, जीवन का मतलब आखिरकार उसकी समस्याओं का सही जवाब ढूंढने और उन कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी लेना है जो वो लगातार हर इंसान के लिए तय करता है। इसका मतलब है कि दुख सिर्फ ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सहते हैं, ये ऐसी चीज है जिस पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। ये एक सवाल है जो जिंदगी हमसे पूछती है और हमारा जवाब हमें परिभाषित करता है। फ्रैंकल ने लोगों को अपनी कहानी में एक्टिव हिस्सा लेने वाला बनने के लिए प्रोत्साहित किया, किस्मत के शिकार नहीं बल्कि मतलब के लेखक। उनका मानना था कि बीमारी, दुख या असफलता में भी हम मकसद के साथ जीना चुन सकते हैं। आइए आगे कुछ टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। उनमें पहले आता है दर्द को फिर से समझना। लोगोथेरेपी में सबसे शक्तिशाली टूल्स में से एक है रीफ्रेमिंग, अपने अनुभव को समझने का तरीका बदलना। फ्रैंकल ने अपने मरीजों को दुख को सजा के तौर पर नहीं बल्कि मौके के तौर पर देखने के लिए सिखाया, एक बंद गली के तौर पर नहीं बल्कि एक दरवाजे के तौर पर। जिस आदमी ने अपनी पत्नी को खो दिया वो अपने दुख को असहनीय मान सकता है या प्यार को त्रजिंडली के तौर पर। कैंसर का सामना कर रही एक महिला अपनी बीमारी को डरावना मान सकती है या अपने परिवार से फिर से जुड़ने का मौका। एक टीनेजर जो अपनी पहचान को लेकर संघर्ष कर रहा है वो कन्फ्यूजन को कमजोरी मान सकता है या फिर खुद को जानने की शुरुआत। फ्रैंकल ने आसान जवाब नहीं दिए, उन्होंने ऐसे सवाल पूछे जो हिम्मत देते हैं। उन्होंने पूछा, ये मोमेंट आपसे क्या चाहता है? आप किन वैल्यूज को बनाए रख सकते हैं? आप क्या विरासत छोड़ सकते हैं? दूसरा टॉपिक है आज की दुनिया में दुख। आज की दुनिया में हम अक्सर हर कीमत पर दुख से बचने की कोशिश करते हैं। हम आराम, ध्यान भटकाने वाली चीजें और कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन जब दुख जरूर आता है तो हम खोया हुआ महसूस करते हैं। फ्रैंकल की फिलॉसफी एक अलग रास्ता दिखाती है। ये हमें हिम्मत के साथ दुख का सामना करने के लिए बुलाती है, मुश्किलों में मतलब ढूंढने के लिए, दर्द से आगे बढ़ने के लिए। कोट्स और विचार।
आगे जानेंगे किताब की कुछ सबसे पावरफुल लाइनों को हाईलाइट करेगा और आज हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत पर बात करेगा। आइए रुके और सोचें। कभी कभी एक ही वाक्य दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है। विक्टर फ्रैंकल की मैन सर्च फॉर मीनिंग ऐसी ही वाक्यों से भरी है। ऐसी लाइनें जो कन्फ्यूजन को दूर करती हैं, हिम्मत जगाती हैं और अफरा तफरी के सामने क्लैरिटी देती हैं। इस विभाग में हम किताब के कुछ सबसे पावरफुल कोट्स को देखेंगे और उनमें छिपी समझ को समझेंगे। पहला कोट है, जिनके पास जीने का क्यों होता है वे लगभग किसी भी कैसे को सह सकते हैं। ये कोट नीचे से लिया गया है। फ्रैंकल की फिलॉसफी की नींव है। इसका मतलब है कि जब हमारे पास कोई मकसद होता है, जब हमें पता होता है कि हम यहाँ क्यों हैं, तो हम लगभग कुछ भी सह सकते हैं। फ्रैंकल ने ये कैंपों में देखा। जिन कैदियों के पास जिंदा रहने का कोई कारण था, चाहे वो कोई प्यारा इंसान हो, अधूरा काम हो या कोई आध्यात्मिक मिशन हो, वो ज्यादा मजबूत थे। उन्होंने दुख झेला लेकिन वो टूटे नहीं। ये कोट हमसे पूछता है, मेरा क्यों क्या है? मेरी जिंदगी को क्या मतलब देता है? मुझे क्या सहने में मदद करता है? दूसरा कोट है, इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के। इंसानी आजादी की आखिरी चीज किसी भी हालात में अपना रवैया चुनने की आजादी। ये शायद किताब की सबसे मशहूर लाइन है। ये अंदरूनी आजादी का ऐलान है। इसका मतलब है कि हमारे साथ कुछ भी हो, हमारे पास फिर भी अपना जवाब चुनने की ताकत होती है। फ्रैंकल ने यह ऑशविट्स में सीखा। वो अपने माहौल को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, लेकिन वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते थे। वो निराशा की जगह इज्जत चुन सकते थे। वो नफरत की जगह उम्मीद चुन सकते थे। ये कोट एक याद दिलाता है कि हम लाचार नहीं हैं। हम अपने हालात से तय नहीं होते, हम अपनी पसंद से तय होते हैं। तीसरा कोट है, जब हम किसी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते तो हमें खुद को बदलने की चुनौती मिलती है। ये लाइन मजबूती के दिल की बात कहती है। इसका मतलब है कि जब जिंदगी हमें ऐसी स्थितियों में डाल देती है जिन्हें हम ठीक नहीं कर सकते, बीमारी, नुकसान, अन्याय, तब भी हमारे पास आगे बढ़ने का रास्ता होता है। वो रास्ता अंदरूनी बदलाव का है। फ्रैंकल कैंपों से भागे नहीं, उन्होंने उन्हें सहा, और ऐसा करके उन्होंने खुद को बदला। न सिर्फ अपना नजरिया बल्कि अपनी पूरी फिलॉसफी। ये कोट हमें कंट्रोल से ग्रोथ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, विरोध से अनुकूलन की ओर, निराशा से बदलाव की ओर। चौथा कोट है, सफलता का लक्ष्य ना रखें। आप जितना ज्यादा इसे लक्ष्य बनाएंगे उतना ही आप इसे पाने से चूक जाएंगे। ये कोट उपलब्धि के प्रति आधुनिक जुनून को चुनौती देता है। फ्रैंकल का मानना था कि सफलता एक बाय प्रोडक्ट है, लक्ष्य नहीं। ये तब मिलती है जब हम इसके बारे में भूल जाते हैं और अर्थ, सेवा और प्रामाणिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो लिखते हैं कि सफलता खुशी की तरह हासिल नहीं की जा सकती, ये अपने आप मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि संतुष्टि तब मिलती है जब हम उद्देश्य के साथ जीते हैं, ना कि जब हम पुरस्कारों का पीछा करते हैं। ये हमारी प्राथमिकताओं को फिर से तय करने का एक आह्वान है। ये पूछना बंद करें कि मैं कैसे जीत सकता हूं, और ये पूछना शुरू करें कि मैं कैसे सेवा कर सकता हूं। पांचवां कोट है, इंसान दुख से नष्ट नहीं होता, वो बिना मतलब के दुख से नष्ट होता है। ये कोट दर्द को एक नया रूप देता है। यह हमें बताता है कि दर्द अपने आप में दुश्मन नहीं है, अर्थहीनता है। फ्रैंकल ने लोगों को अकल्पनीय कठिनाइयों को सहते हुए और फिर भी उद्देश्य पाते हुए देखा। उन्होंने लोगों को खालीपन के बोझ तले ढहते हुए भी देखा। ये कोट हमें अपने दर्द को बदलने के लिए आमंत्रित करता है, ये पूछने के लिए कि ये मुझे क्या सिखाता है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं किसकी मदद कर सकता हूं। ये हमें याद दिलाता है कि अर्थ कोई विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यकता है। छठा कोट है, जो प्रकाश देना चाहता है उसे जलना होगा। ये काव्यात्मक पंक्ति बलिदान के सार को दर्शाती है। इसका मतलब है कि अगर हम चमकना चाहते हैं, अगर हम दूसरों को रोशन करना चाहते हैं, तो हमें कठिनाइयों को सहने के लिए तैयार रहना होगा। फ्रैंकल का अपना जीवन इसका प्रमाण है।
उनका दुख ज्ञान का स्रोत बन गया, उनका दर्द उपचार का एक मंच बन गया। ये कोट उन लोगों को श्रद्धांजलि है जो गरिमा के साथ दुख सहते हैं, जो घावों को ज्ञान में बदलते हैं, जो जलते हैं और फिर भी चमकते हैं। 7वां कोट है, हर इंसान से जीवन सवाल करता है और वे जीवन को केवल अपने जीवन का जवाब देकर ही जवाब दे सकता है। ये कोट कहानी को पलट देता है। ये पूछने के बजाय जीवन का अर्थ क्या है, फ्रैंकल कहते हैं, जीवन आपसे पूछ रहा है। ये अमूर्त उत्तरों के बारे में नहीं है, ये ठोस कार्यों के बारे में है, जिम्मेदारी के बारे में है, प्रतिक्रिया के बारे में है। ये कोट हमें जानबूझकर जीने की चुनौती देता है, हर पल को एक सवाल के रूप में देखने के लिए और हर चुनाव को एक जवाब के रूप में। 8वां कोट है, इंसान का उद्धार प्यार के माध्यम से और प्यार में है। ये पंक्ति बहुत व्यक्तिगत है। फ्रैंकल ने ये अपनी पत्नी टिली के बारे में सोचते हुए लिखा था। उनकी यादों ने उन्हें कैंपों में सहारा दिया, उनकी छवि ने उन्हें ताकत दी। ये कोट हमें याद दिलाता है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये मतलब है, ये जुड़ाव है, ये ट्रांसेंडेंस है। प्यारे इंसान की गैर मौजूदगी में भी प्यार सच्चा हो सकता है। ये मकसद का जरिया हो सकता है, जीने का जरिया हो सकता है। फ्रैंकल के कोट महज शब्द या वाक्य नहीं है, वे टूल्स हैं। वे हमें दुख से निपटने, मकसद को फिर से खोजने और अपनी आज़ादी वापस पाने में मदद करते हैं। वे हमें इसके लिए बुलाते हैं, अपना नज़रिया चुनें, अपना क्यों ढूंढें, अपने दर्द को बदलें, दूसरों की सेवा करें, गहराई से प्यार करें, जिम्मेदारी से जिएं। शोर, भटकाव और निराशा से भरी दुनिया में ये कोट क्लैरिटी देते हैं। ये कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, ये आत्मा से बात करते हैं। आज हम क्या सीख सकते हैं? ये आखिरी वर्णन सब कुछ एक साथ जोड़ेगा और फ्रैंकल की समझ को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए प्रैक्टिकल बातें बताएगा। आइए सब कुछ एक साथ लाते हैं। हमने विक्टर फ्रैंकल की कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भयानक यात्रा के बारे में जाना। हमने उनकी मनोवैज्ञानिक समझ, लोगोथेरेपी के उनके फिलॉसफी और उनके इस पक्के विश्वास के बारे में जाना कि मकसद ही जिंदा रहने की कुंजी है। अब सबसे जरूरी सवाल पूछते हैं, आज, यहां, अभी, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? फ्रैंकल का संदेश हमेशा के लिए है। ये सिर्फ होलोकॉस्ट से बचे लोगों या ट्रॉमा पीड़ितों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी खोया हुआ, टूटा हुआ या अनिश्चित महसूस किया हो। ये हर उस इंसान के लिए है जिसने पूछा हो, मैं यहां क्यों हूं, या इसका क्या मतलब है। और शोर, डिस्ट्रैक्शन और दिखावे से भरी दुनिया में उनका संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। सबक नंबर 1, मकसद जरूरी है। फ्रैंकल हमें सिखाते हैं कि मकसद कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। इसके बिना हम भटक जाते हैं। हम खुद को एंटरटेनमेंट, कंजम्पशन या नशे में डुबो लेते हैं। हम खुशी और सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी खालीपन महसूस करते हैं। वो इसे अस्तित्वगत खालीपन कहते हैं, एक आध्यात्मिक खालीपन जो बोरियत, चिंता और निराशा की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम मकसद से फिर से जुड़ते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। हम जिंदा महसूस करते हैं, हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम पूरा महसूस करते हैं। तो खुद से पूछें, मेरी जिंदगी को क्या मकसद देता है? मुझे किस चीज की गहराई से परवाह है? मैं किस चीज के लिए दुख सहने को तैयार हूं? सबक नंबर 2, नजरिया ही सब कुछ है। फ्रैंकल की सबसे पावरफुल सीख ये है कि हमारे पास हमेशा अपना नजरिया चुनने की आजादी है। सबसे खराब हालात में भी हम चुन सकते हैं कि हम कैसे जवाब देंगे। वो लिखते हैं, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह होती है। उस जगह में हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि हम हालात के निष्क्रिय शिकार नहीं हैं, हम अपनी कहानी में सक्रिय भागीदार हैं। तो जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, और ऐसा होगा, तो याद रखें कि आपका नजरिया ही आपकी सुपर पावर है। हिम्मत चुनें, दया चुनें, मकसद चुनें। सबक नंबर 3, दुख को बदला जा सकता है। फ्रैंकल दुख को महान नहीं बताते, लेकिन वो इसे बेकार नहीं रहने देते। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द विकास का रास्ता हो सकता है, कि नुकसान हमारे प्यार को गहरा कर सकता है,
कि असफलता हमारे मकसद को और बेहतर बना सकती है। वो लिखते हैं, जो रोशनी देता है उसे जलना भी पड़ता है। तो जब आपको दुख हो तो ये मत पूछें मेरे साथ ही क्यों, पूछें अब क्या, मैं क्या सीख सकता हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, मैं किसकी मदद कर सकता हूं। अपने दुख को तुम्हें शक्ल दे, ना कि तुम्हें तोड़ने दे। सबक 4, प्यार सबसे बड़ा मतलब है। फ्रैंकल का अपनी पत्नी के लिए प्यार ही उनका कैंपों में सहारा बना। उनकी यादों ने उन्हें ताकत दी, उनकी तस्वीर ने उन्हें मकसद दिया। वो लिखते हैं, इंसान की मुक्ति प्यार से और प्यार में ही है। इसका मतलब है कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक मतलब है, ये एक जुड़ाव है, ये एक ट्रांसेंडेंस है। तो अपने रिश्तों को संजो कर रखें, अपने बंधनों को मजबूत करें, प्यार को अपने फैसलों में गाइड बनने दें। और याद रखें, गैर मौजूदगी में भी प्यार बना रहता है। सबक नंबर 5, जिम्मेदारी ही रास्ता है। फ्रैंकल का मानना था कि मकसद जिम्मेदारी से आता है, जिंदगी के सवालों का जवाब एक्शन से देने से, खुद से बड़ी किसी चीज की सेवा करने से। वो लिखते हैं, जिंदगी का मतलब आखिरकार अपनी समस्याओं का सही जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी लेना है। इसका मतलब है कि संतुष्टि आराम से नहीं मिलती, ये कमिटमेंट से मिलती है, सामने आने से, काम करने से। अपने मूल्यों का सम्मान करें, जो आप मानते हैं उसके हिसाब से जिएं, आपके काम आपके मकसद को दिखाएं। फ्रैंकल का संदेश सिर्फ प्रेरणादायक नहीं है, ये बदलने वाला है। ये गहराई से जीने, जोरदार तरीके से प्यार करने और मतलब के साथ दुख सहने का एक बुलावा है। आइए आखिर में कुछ बातें समझते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा है। ये एक आईना है। ये हमसे अपने अंदर देखने के लिए कहता है, अपने डर का सामना करने के लिए, अपनी वैल्यूज को साफ करने के लिए, अपने मकसद के प्रति कमिटेड रहने के लिए। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी दर्द से बचने के बारे में नहीं है, ये मतलब को अपनाने के बारे में है। तो चाहे आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ढूंढ रहे हो या बस क्यूरियस हो, फ्रैंकल के शब्दों को याद रखें। जिनके पास जीने का एक क्यों होता है, वे लगभग किसी भी कैसे को सह सकते हैं। इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है सिर्फ एक चीज के, इंसानी आजादी की आखिरी चीज। इंसान की मुक्ति प्यार के जरिए और प्यार में है। इन शब्दों को आपको गाइड करने दें, इन्हें आपको चैलेंज करने दें, इन्हें आपको बदलने दें, क्योंकि आखिर में मतलब की तलाश ही जिंदगी की तलाश है। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस समरी ने आपको प्रभावित किया है तो पूरी किताब पढ़ने के बारे में सोचें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन आप अपनी सोच बदल लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। धन्यवाद।